साकिब भाई, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, प्लीज बता दें क्या बात है। आप परेशान क्यों ही? माशी भी कॉल पैक नहीं कर रही। माशी के पेरिनेटस मान गए ही ना? आसाम ने तीसरी बार सवाल किया था। साकिब सर थामकर बेड पे बैठा था। आसाम की बात पे इसने सर उठाकर आसाम को देखा। आसाम के चेहरे पे आंखों में उदासी छाई हुई थी। नहीं, आसाम नहीं माने वो लोग। साकिब की बात अभी पूरी नहीं हुई थी कि आसाम लड़खड़ा कर बेड पर गिर गया। मुझे यूं ही बार बार नहीं लग रहा था कि माशी ठीक नहीं है भाई, प्लीज फहद भाई को कॉल करके पूछी माशी कैसी है। वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है भाई। आसाम बहुत कमज़ोर पड़ गया था, इसने बेड को थाम लिया था। साकिब ने सर हिलाकर फ़ोन उठा लिया और फहद का नंबर मिलाकर लाउड स्पीकर पे डाल दिया। एक रिंग के बाद फहद ने कॉल उठा ली। हेलो भाई। माशी कैसी है? वो ठीक है ना? आसाम ने भागकर फ़ोन पकड़ लिया। नहीं, वो हॉस्पिटल में। प्लीज सामी जल्दी से आ जाओ। बार इशरत ने रोते हुए कहा। इसका फिक्रा मिना में ही था कि आसाम के हाथ से फ़ोन गिर गया और वो भी फिर तकरीबन बेड पर गिर गया। आसाम कुछ नहीं होगा इसे। साकिब का लहजा पर यकीन नहीं था। आसाम ने आंखें बंद कर ली थी। बहुत सारा आंसू पलकों को पीछे हटाकर बाहर आ गए थे। बेदर्दी से वो आंखों को रगड़कर आठ गया। साकिब ने भी इसे रोका नहीं। या अल्लाह, इन दोनों को जुदा ना करना। इनकी मोहब्बत में कोई खोट नहीं, तुम तो वाकिफ हो ना। सच्चा इश्क ना हारे। साकिब ने सर हाथों में गिरा लिया था। आसाम अपने कमरे में जाकर बंद हो गया। शायद वो जिंदगी में पहली बार रोया था, शायद इसे जिंदगी में पहली बार दर्द का एहसास हुआ था जो इसके दिल में हो रहा था। बेड पे मीना सरहाने में देकर वो बे आवाज़ रोता रहा। मेरे अल्लाह, इसे ठीक कर दे, नहीं तो मुझे भी उसी हाल में पहुंचा दे जिस हाल में मेरी माशी है। तुझे वास्ता है प्यारा नबी का, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है मेरे अल्लाह। 5 वक्त की नमाज पढ़ती है। इसने मुझसे मोहब्बत करके अगर गलती की है तुझे अपने पास बुला लो, पर इसे कुछ मत करना। वो दुआ कर रहा था या खुद को बद्दुआ दे रहा था, इसे नहीं पता था, पर इसे अपनी माशी चाह थी। वो आठ कर बाहर भागा। साकिब ने इसके कदमों की छाप सुनी तो अपने कमरे से निकलकर इसे देखने लगा। कहाँ जा रहे हो आसाम? हमाद ने पीछे से आवाज़ दी थी। साकिब भी जल्दी से सीढ़ियों उतरने लगा। रोको आसाम। साकिब ने भागकर इसे पकड़ा। आसाम की आंखों में आंसू थे और सुर्ख हो चुकी थी, बाल बिखर गए थे। कहाँ जा रहे हो? वहाँ मत जाओ, जहांगीर नीचे आते हुए बोला था। क्यों ना जाऊं? माशी वहाँ हॉस्पिटल में पड़ी है और आप गिर रहे हो। मैं ना जाऊं। आसाम ने सर पकड़ लिया था। वो बेबस था, इसे समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे। अपनी माशी को लेने जा रहा हूँ। आप लोग वहाँ इसे मेरे लिए मांगने गए थे या इसे हॉस्पिटल पहुँचाने गए थे? आसाम ने बारी हमाद, जहांगीर और साकिब को देखा। वो आज आसाम नहीं लग रहा था। हमने नहीं, इसके बाप ने ये हाल किया है। वो नहीं माने थे। डैड की इंसल्ट की। तुम्हें डैड की इज्जत से ज़्यादा अपनी मोहब्बत प्यारी है। चुप करके अंदर जाओ, जहांगीर ने इसे डांटा। आसाम नफ़ी मी सर हिलाकर भागकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। आसाम जाओ, अपनी दुल्हन को ले आओ, अगर इसके वालिद साहिब मानते हैं तो। हमाद ने से कहा था। वो सीढ़ियाँ चढ़ता रुक गया। हमाद, तुम क्या कर रहे? जहांगीर इसकी तरफ बढ़ा। नहीं भाई, मैं नहीं चाहता मेरे भाई के दिल में अपने भाइयों के लिए नफरत पैदा हो। आसाम जाओ, ये लो और जाओ। हमाद ने इसकी तरफ चाबी उछाल दी। थैंक यू भाई। आसाम आंखा से निकल रहे आंसू को साफ करके बाहर की तरफ लपका। साकिब साथ जाओ, इसके ये पागल हो गया है, होश में नहीं लग रहा। जहांगीर कानपट्टी मसलते हुए बोला। साकिब सर हिलाकर इसके पीछे भागा। हमाद, तुम्हें नहीं लगता आसाम को वहाँ नहीं जाना चाहा था? जहांगीर सोफे पर बैठकर बोला। भाई, अगर आज वो ना जाता तो शायद हमेशा ये सोचता रहता कि काश मेरे भाई मुझे ना रोकते। अब जो भी होगा, पर इसमें काश तो नहीं होगा। छोटी माँ कहती थी ना कि हमेशा दिल की सुननी चाहे, तो आज मेरे दिल ने कहा आसाम को वहाँ जाना चाहिए। हमाद गिलास में पानी अनडील कर बोला। जहांगीर ने समझ कर हमें सर हिला दिया। सामी प्लीज गाड़ी आहिस्ता चलाओ। साकिब खौफगी से चलाया था। आसाम ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे आज सामी में अफ़ी की झलक नजर आ रही है, अल्लाह करम करे। साकिब ने सोचते हुए बेल्ट बांध लिया। भाई, अगर माशी को कुछ हुआ ना तो मैं दुनिया तहसीन नहीं कर दूँ।
गा आसाम अपनी आंखा से झलक रहे आंसू को साफ कर क्या बोला। सामी डोंट वरी, कुछ नहीं होगा माशी को, साकिब ने इसे दिलासा दिया था। इसने फिर से गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, शायद जिंदगी में पहली बार इसने गाड़ी इस स्पीड में चलाई थी। बहुत कुछ आसाम की जिंदगी में पहली बार हो रहा था। सितारा 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 सितारा। भाई क्यों आप अपनी बच्ची के दुश्मन बने हुए हैं, शगुफ्ता ने असगर के कंधे पर हाथ रख कर कहा। वाह वाह, मैं दुश्मन बना हुआ हूँ। मैंने नहीं कहा था इसे इश्क करने को। अब जिस हाल में है इससे तो जल्द सेहत याब हो जाएगी। पर अगर इस सफ़र रंधावा के बेटे की हमसफ़र बनी तो सारी जिंदगी चारपाई पर गुजार देगी। तुम क्यों भूल गई हो, जो भी है वो इस सफ़र का खून है, असगर धीरे मगर सख्त लहजे में बोला था। भाई हर इंसान में फ़र्क होता है। अगर हम 65 को, इससे पहले वो कुछ और बोलती, फहद इनकी तरफ आता दिखाई दिया। मामू अगर वो मर जाती तो आपके दिल को राहत मिल जाती। क्यों माशी की खुशियों को छीन रहे। फहद के लफ्ज़ मिना में ही थे कि इसके मिना पर जोर का थप्पड़ पड़ा, जिसके निशान मिना पे छप गए। वो मिना पे हाथ रख कर मुँह को देखने लगा। बदतमीज़, बड़ों से बात करने की तमीज़ भूल गए हो क्या। मुआफ़ी मांगो भाई से, शगुफ्ता ने गुस्से से कहा। सीन सॉरी मामू, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ नहीं करूँगा। अगर आप सब इस रिश्ते के खिलाफ हो तो मैं इसके साथ हूँ। मुझे माशी से बढ़कर कुछ नहीं है। मामू आप ज़रा सोचिए, अगर वो और आसाम एक हो जाएं तो इसमें बुरा किया है। मोहब्बत करते हैं वो दोनों एक दूसरे से, मैं अच्छी तरह जानता हूँ आसाम को, अफनान को और साकिब भाई, बल्कि सबको ही अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। प्लीज़ मामू मान जाएं। फहद पहले गुस्से और फिर इल्तिजा करने लगा। अब तुम मुझे समझाओगे वो कैसी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। वाह बेटा वाह, बहुत बड़े हो गए हो, शाबाश। असगर ने इसके कंधे पर थपकी देकर तंजिया कहा। और हम मेरी मर्जी के खिलाफ जाने की कोशिश भी मत करना, असगर ने माथे पे बल डालकर कहा और चला गया। मामा प्लीज़ मामू को समझाएं, वो क्यों हर बार ऐसे करते हैं। फहद ने शगुफ्ता के हाथ थाम कर कहा। वो बड़े हैं, वो जो फैसला करते हैं ठीक करते हैं। शगुफ्ता ने नज़रें झुका कर कहा। माँ आप भी जानती हैं मामू ये फैसला गुस्से में ले रहे हैं। क्यों माशी को डिप्रेशन का शिकार कर रहे हो, मर जाएगी वो आसाम के बगैर। अभी कोई और सबूत चाहे आप लोगों को। फहद बे बसी से चलाया था। इतने में इसके फ़ोन की बेल बजी तो वो बाहर की तरफ बढ़ गया। मैं भी जानती हूँ जो दर्द तुझे हो रहा है वो ही मुझे हो रहा है। शगुफ्ता की आँखें नम हो गईं। साकिब भाई क्या बात है। फहद हॉस्पिटल से बाहर गाड़ी के साथ खड़े साकिब के पास जा खड़ा हुआ। फहद माशी कैसी है, क्या हुआ इसे। साकिब ने फ़िक्रमंदी से पूछा। इनके वालिदैन की लड़ाई ने इनके दरमियान कोई दीवार नहीं डाली थी। फहद और साकिब ये समझने से कासिर थे कि असगर साहिब ने ऐसा क्यों किया और इनकी बातों का मतलब क्या था। दिमाग में गहरी चोटें आने की वजह से गहरा सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका। इसे मामू का फैसला पसंद नहीं आया। फहद ने साकिब की आंखों में देख कर कहा। गाड़ी में बैठे आसाम को लगा इसकी टांगों की तरफ से जान निकलनी शुरू हो गई हो। वो गाड़ी से बाहर बड़ी मुश्किल से निकला था। फहद ने इसे थाम लिया। भाई आसाम बस इतना बोल सका था और फहद के गले से लग गया। वो ठीक है आसाम, सब्र रखो, पागल मत बनो यार। फहद ने इसके सर पे हाथ फेर कर कहा। वो कब से तुम्हें पुकार रही है, चलो मेरे साथ। फहद इसका हाथ पकड़ कर हॉस्पिटल की अंदरूनी तरफ बढ़ गया। साकिब ने हमें सर हिला दिया और गाड़ी में बैठ गया। वो असगर का सामना नहीं करना चाहता था। आसाम और अफनान एक साथ हॉस्पिटल में दाखिल हुए। कॉरिडोर में बैठी शगुफ्ता आठकर खड़ी हो गई थी। इसकी आंखों में आंसू आ गए। फहद को आसाम का खून अपनी तरफ खींचता है। उफ, अफनान वो कहाँ है, पता नहीं कितना बड़ा हो गया होगा, कैसा होगा। आंखें तरस गई हैं इसे भी देखने को। शगुफ्ता ने आसाम को देखकर सोचा, वो जिस आसाम को छोटा सा छोड़कर आई थी वो अब बड़ा हो चुका था। फहद रुक जाओ, तुम्हारे मामू ने रोका था, क्यों तुम इनकी मर्जी के खिलाफ जा रहे हो। शगुफ्ता रोकना नहीं चाहती थी पर मजबूरा रोकना पड़ा। माँ इसकी हालत देखो। फहद ने आसाम को धक्का देकर शगुफ्ता के सामने किया। आसाम ने नज़रें झुकाई हुई थी चेहरे पे
अदासी छाई हुई थी। होंठ भेजे वो किसी दीवाने की तरह खड़ा था। अब तो आप समझ गए होंगी। चलो आसाम, फहद ने फिर से आसाम का हाथ थाम लिया और माशी के कमरे की तरफ बढ़ गया। जाओ, फहद ने कमरे के सामने जाकर इसका हाथ छोड़ दिया और अंदर की तरफ इशारा करके शगुफ्ता के पास चला गया। आसाम थोड़ी देर बाहर खड़ा अपनी सांस को बहाल करता रहा और फिर चेहरे पे मुस्कुराहट सजाकर अंदर चला गया। माशी छत को घोर रही थी। आसाम आहिस्ता आहिस्ता चलता इसके पास आकर बैठ गया। माशी शायद किसी और दुनिया में गम थी। आसाम, मैं आपके बना मर जाऊंगी, मैंने ये एहसास किया था, पर यह हकीकत है कि माशी सामी के बगैर मर जाएगी। माशी इसे देखते हुए बोली। आसाम ने बेबसी के आलम में माशी को देखा। आप क्यों टेंशन लेती हैं माशी, मेरी कोई औकात है आपकी लाइफ में किया जब आपने मेरी बात नहीं माननी होती। कितनी बार बकवास कर चुका हूं कि आसाम कुछ और बोलता। माशी बिजली की फिरती से आसाम के सीने से आ लगी। आसाम ने आंखें बंद कर ली। माशी, आसाम ने इसे खुद से जुदा कर दिया। माशी, अगर हमारे अल्लाह ने साथ लिखा हुआ तो हम ज़रूर मिलेंगे। आसाम ने माशी के बालों को हाथ से छुआ था। पहली बार ऐसा किया था इसने। माशी ने इसका हाथ पकड़ लिया। तो फिर तुम्हारे चेहरे पे अदासी क्यों है? माशी अटकर बैठ गई। इसे देखने लगी थी। आसाम, ये जो दिल है ना, माशी ने इसके सीने पर हाथ रखकर कहा। इसके दिल की धड़कन वो सुन पा रही थी। ये जो दिल है ना, ये हमारे बस में नहीं होता। आसाम, मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ मुझे कुछ बताओ। मैं क्या करूँ? माशी इसके हाथ पर मीना रखकर रोने लगी थी। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाली माशी आज क्यों कमज़ोर पड़ रही है? आसाम अपने आंसू पे काबू पाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। क्योंकि मेरा आसाम मुझसे दूर होने को है तो मैं कैसे मजबूत रहूं? माशी के आंसू बहने लगे थे। वो हर जज्बात का इजहार खोल कर रही थी। शायद इसे लग रहा था दूसरे ही पल वो दोनों अलग हो जाएं। शायद वो एक दूसरे का हाथ थामकर कभी ना चलें। बस माशी, आज के बाद तुम्हें कभी कुछ ना होगा। आज के बाद तुम कभी रोओगी नहीं। आज जब तक अनकल मान नहीं जाते मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मुझे तुम्हारी कसम। आसाम इसके सर पे हाथ रख कर बोला और आटकर बाहर चला गया। भाई अनकल कहाँ मिलेंगे? आसाम ने फहद से पूछा तो फहद हैरानगी से इसे देखने लगा। शगुफ्ता ने भी हैरानगी से देखा। फहद ने एक तरफ इशारा कर दिया। आसाम इस तरफ बढ़ गया। मैं अंदर आ सकता हूँ सर? आसाम ने दरवाज़े पे दस्तक देकर कहा। असगर साहिब ने हमें सर हिला दिया। मुझ में क्या कमी है? आज तक मैंने ये सवाल किसी से नहीं किया, आपसे कर रहा हूँ। असगर इसे हैरानगी से देखने लगा। मैं माशी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, प्लीज़ अनकल आप हमें अलग मत करें। मैं निकाह करना चाहता हूँ आपकी बेटी से। आसाम ने हाथ जोड़ दिए थे। तुम माशी के लिए क्या कर सकते हो? असगर अपनी कुर्सी पर झूलते हुए इत्मीनान से बोला। कुछ भी जो आप कहीं पर मुझे माशी दे दी। मेरी मोहब्बत मेरी झोली में डाल दी। आसाम ने सर झुकाकर कहा। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी, पर मोहब्बत ने इसे हिम्मत दी। माशी की दूरी ने इसे हिम्मत दी तो वो असगर के सामने खड़ा था। मैं तुम पे यकीन कैसे करूं? अगर तुम्हारे कहीं अफेयर्स हुए, तुम 4-5 बच्चों के बाप हुए तो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई ना। असगर कुर्सी घुमाते हुए बोला। आसाम के चेहरे पर हैरानगी आ गई थी। आप मेरी इन्फॉर्मेशन निकलवा लें, जो दिल करे आप करें, पर मैं सिर्फ आपकी माशी से मोहब्बत करता हूँ। आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आसाम ने पर यकीन अंदाज में कहा। असगर ने आसाम की आंखों में झांका। वह सच ही था। ठीक है, जाओ, मैं सोचूंगा इस बारे में। असगर पेंसिल टेबल पर रखकर आठ खड़ा हुआ। आसाम इनको अफसुर्दगी से देखने लगा। जाओ, सुना नहीं तुमने? असगर ने सख्ती से कहा। नहीं अनकल, मैंने माशी से वादा किया है, जब तक आप ना माने तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। आसाम ने नफी में सर हिला कर कहा। असगर को इसकी जिद पे हैरानगी हुई। मामू, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं अंदर आ जाऊं? फहद दरवाज़ा के पास आकर खड़ा हो गया। आ जाओ, तुम्हारी ही कमी थी, आ जाओ नवाबजादा। असगर ने तंजिया अंदाज में मुस्कुरा कर कहा। फहद ना चाहते हुए भी अंदर दाखिल हो गया। मामू प्लीज़ यकीन करें आसाम पे। एक बार माशी के बारे में सोचें, वो इसके बगैर खुश रह सकेगी क्या? फहद असगर के पास जा खड़ा हुआ। ये तुम्हारा क्या लगता है?
जो तुम इसकी वकालत कर रहे हो। असगर गुस्से से बोला, भाई कहा है इसे मैंने मामू, और आपको पता है ना, जब मुल्क एक बार किसी से रिश्ता जोड़ लेते हैं फिर मर जाते हैं, पर रिश्ता नहीं टूटने देता। और आसाम पे मुझे यकीन है अगर कल को कुछ ऊंचा नीच हो गई तो इसकी जमींदारी मेरी। फहद अपने सीने पर हाथ रख कर बोला, प्लीज पहली बार और आखिरी बार मेरी बात मान ले प्लीज। फहद ने असगर के हाथ अपने हाथों में ले लिए। आसाम फहद को देखने लगा। ठीक है, और अगर इस लड़के ने फिर से, असगर कहते कहते रुक गया, अगर इसने माशी को तकलीफ दी, अगर बाद में कोई ऐसी वैसी बात निकली तो मैं तमहू नहीं छोड़ूंगा। फहद याद रखना, फिर तुम्हारा ये मामू मर जाएगा तुम्हारे लिए। असगर ने पहले अपनी तरफ और फिर फहद की तरफ इशारा किया। थैंक यू मामू। फहद ने खुश होकर असगर को गले लगा लिया। आसाम अभी बेयकीनी के आलम में खड़ा था। फहद इसका हाथ पकड़कर बाहर ले गया। मेरा बहनोई बनने की तैयारी करें जनाब। फहद ने मुस्कुरा कर आसाम के कंधे पर थपकी देकर कहा। सच्ची? आसाम ने बेयकीनी से पूछा। लो, अभी कोई सबूत चाहिए तुम्हें? फहद ने इसे कंधे से पकड़ कर कहा। नहीं भाई, मैं माशी के पास जाऊं। आसाम अपनी खुशी को छुपा नहीं सका था। फहद ने हंसकर हमें सर हिला दिया। आसाम तकरीबन भागकर माशी के कमरे में गया था। इसने वहीं जा कर सांस लिया। माशी? आसाम भागकर इसके पास जा बैठा। माशी इसे देख कर मुस्कुराने लगी। वादे के तो तुम पक्के हो, डैड मान गए ही ना, मुबारक हो मिस्टर रंधावा साहिब। माशी ने आसाम की आंखों में देखकर मुस्कुरा कर कहा। आसाम ने मुस्कुरा कर हमें सर हिला दिया। आज के बाद मैं आपकी आंखों में आंसू ना देखूं, और ना ही आपको इस हालत में देखूं। जब दिल करता है हॉस्पिटल पहुंच जाती हो, जब दिल करता है चोटें लगवा लेती हो। बस अब बहुत हो गया, मैं थक चुका हूं। अब आपको खुद से दूर नहीं होने दूंगा और हमेशा आपकी हिफाजत करूंगा। आसाम ने अपने बालों को हाथ से ऊपर करके कहा। माशी मुस्कुरा कर हमें सर हिला कर रह गई। ओके, अब मैं जाता हूँ, अपना ख्याल रखना, और प्लीज़ प्लीज़ अब ठीक हो जाएं। वो किया है ना कि मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। आसाम ने रोमांटिक अंदाज में कहा और बाहर चला गया। माशी शर्माती नज़रों से आसाम को देखती रह गई। आसाम ने इसे हर तकलीफ से निजात दिला दी थी। सितारा 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 सितारा, मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे लिए, कुछ तेरे लिए मैं हो जाऊँ, तेरे दिल में रहूँ, आँखों में बसूँ, धड़कन में शामिल हो जाऊँ। तो जब कोई बात करे मेरी ज़ात भी इसमें शामिल हो। हर बार नहीं, एक बार सही, एक बार तो ऐसा हो जाए, एक पल के लिए जानिंदर इसको और वफा, तुझे मुझसे मोहब्बत हो जाए। अफी यार चलो, 2 दिन हो गए हैं तुम हमारे साथ नहीं जा रहे। हम यहाँ घूमने फिरने आए ही ना, तो चलो। विनीत नहयावर अनुष्का इस के कमरे में खड़ी पिछले 2 घंटे से मनाने की कोशिश कर रही थी, पर वो सर्दी से या इन तीनों से बचने के लिए कंबल में छुपा हुआ था। नहीं, मुझे बुखार है, तुम लोग जाओ, हम ऐसे मेरी जान छोड़ देंगी। दिल में सोचते हुए वो मुस्कुराया और फिर बुखार की कैफियत मिना पे लाकर एक्टिंग करने लगा। वाकई पहले क्यों नहीं बताया? विनीत ने फकरमंदी से कहा। तुम लोग बोलना देती तो ही ना। अफनान ने मासूम सी शक्ल बना कर कहा। मासूमियत की एक्टिंग इसे करनी अच्छे से आती थी। तुम लोग जाओ, आज मैं अफी के पास रुक जाती हूँ, इसे ज़रूरत पड़ सकती है किसी चीज़ की। अनुष्का बेड पर विराजमान होकर बोली। किया? नहीं नहीं, अफनान ने जल्दी से कहा। क्यों, बुखार नहीं है? तुम्हें ड्रामा कर रहे हो? अनुष्का ने अफनान के चेहरे को देखकर पूछा। मुझे पता है तुम ड्रामा कर रहे हो, आज इस बात का फायदा मैं ज़रूर उठाऊंगी। अनुष्का दिल में सोचकर मुस्कुरा दी। नहीं, अच्छा ठीक है, तुम मेरे पास रुक जाओ, बाकी सब जाओ। अफनान ने कंबल मिना तक ओढ़ लिया। नहिया और विनीत बाहर चली गईं। अनुष्का बेड के एक तरफ मेज़ पे पड़ी किताब खोल कर पढ़ने लगी। अफनान चुप करके लेटा रहा। ये तो कुछ की ही नहीं रहा, मैं कि दूँ? अनुष्का किताब बंद कर के सोचने लगी। अनुशी, मेरे हेडफोन्स ख़राब हो गए हैं, तुम अपने ला दो। अफनान ने इसकी तरफ मिना करके मुस्कुरा कर कहा तो वो पहले अफनान को देखती रही, फिर सर हिलाकर आठ गई। जब वो कमरे से बाहर चली गई तो अफनान ने दरवाज़ा बंद कर लिया। वाह अफनान, किया समाल है तेरी। वो कद आदम आईने के सामने खड़ा बालों को ठीक करते हुए खुद से बोला। मुझे इसकी याद आ रही है। किया वो भी मुझे याद करती होगी। वो बेड पर जा बैठा।
वो पाकिस्तान होने वाली सब बातों से बेखबर था। इसे अभी नहीं पता था कि आसाम और माशी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। वो कुछ सोचने लगा, जब इसके दिमाग में तरकीब आ गई तो वो अपना फ़ोन उठाकर कंबल में जाकर लेट गया। लाख नखरे दिखाओ, सर झुकाना पड़ेगा, बन के मेरी दुल्हन मेरे पास आना पड़ेगा। अफनान ने टाइप किया और मुस्कुरा कर माशी को सीनट करके लेट गया। 4 दिन बाद एक धमाका होगा और चांदनी। हा 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 हा, अफनान ने कहकरका लगाकर कहा और अपने ब्राउन बालों में हाथ चलाने लगा। अनुष्का दरवाज़ा खटखटा कर पाँव पटकती चली गई। अफनान ने दरवाज़ा नहीं खोलाया ही तो इसका प्लान था अनुष्का को बाहर भेजने का। सितारा 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 सितारा। काश मैंने आखिरी गलती ना की होती तो, पर मैं चाहता हूँ कि फिर से दोनों फैमिलीज मिल जाएं। क्या मैं गलत सोचता हूँ? सफ़र रात के इस वक्त सिकंदर की कब्र पर बैठा था। मुझे मुआफ़ कर देना, पर सिर्फ तुम्हें पता है मैं बेकसूर हूँ। मोहब्बत के हाथों मजबूर था। सफ़र ने सिकंदर की कब्र पे हाथ फेरा। डैड चले, 8वीं रात बहुत हो गई है। जहांगीर इसके पास आ गया और कंधों से थाम लिया। सफ़र आंसू साफ करके आठ खड़ा हुआ। डैड, ऐसा कब तक चलेगा? अब आपकी उम्र हो गई है। अब सिकंदर अनकल के पास आना छोड़ दी। जहांगीर ने गाड़ी में बैठते ही कहा, बेटा इसके पास कोई रोज़ नहीं आता। मेरी वजह से इस्लामाबाद कोई नहीं आता तो मैं क्यों इसे अकेला छोड़ूं? सफ़र ने सीट पे सर टका दिया। जहांगीर ने इनके चेहरे पे कुछ ढूंढने की कोशिश की थी, पर वहाँ कुछ खास नहीं था। जहांगीर, सोमवार वाले दिन तुम लोग सुबह जल्दी निकल जाना लाहौर के लिए। मैं कराची से होकर आऊँगा। 2 साल हो गए हैं किसी फैक्ट्री का राउंड नहीं लगाया। सफ़र ने जहांगीर के सर पे धमाका किया था जानने वालों को, और सफ़र के फ्रेंड्स ने इससे कराची फैक्ट्री के बारे में कोई बात नहीं की थी। हर न्यूज़ पेपर्स को सफ़र से दूर रखा जाता था। टेलीविज़न वगैरह पे न्यूज़ चैनल बंद कर दिया गया था, और इन सब की इतनी मेहनत के बाद अब वो की रहे थे इन्हीं फैक्ट्री का चक्कर लगाना है। नहीं डैड, आपका होना ज़रूरी है। इतनी मुश्किल से तो अनकल मानने ही हमारे आसाम की खुशी में हमें खुश होना चाहे। छोटे तीनों को गुजरे हुए कल के बारे में पता नहीं चलना चाहे। 4 दिन बाद अफ़ी भी आ जाएगा। धूमधाम से मन्नी करेंगे सामी की। जहांगीर ने इन्हें कन्विंस करना स्टार्ट कर दिया। ओके, सफ़र ने पर सोच अंदाज में कहा। इतने में इनका घर आ गया था। सफ़र किससे भागना चाहता था ये जहांगीर भी जानता था। सितारा 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 सितारा। बाइमा अपने छोटे से कमरे में बैठी ऑफिस का काम कर रही थी। वो एक दिन पहले कराची से वापस आई थी। काम बहुत ज़्यादा था। वो छोटा सा कमरा इसकी जन्नत थी, जिसमें रहकर इसे सुकून मिलता था। किसी की बातें नहीं सुननी पड़ती थी, किसी की गंदी नज़रों का सामना नहीं होता था, किसी के गलत इरादों का शिकार नहीं होती थी। तो इसके लिए वही कमरा जन्नत था। 10 घंटे वो बड़ी मुश्किल से ऑफिस में गुजारती थी। बाई माँ, बाहर तुमसे मिलने चनदू आया है, चाची ने इसके पास आकर कहा। क्यों? वो क्यों आया है? इसे कहो मैं बेजी हूँ। बाई माँ का रंग बदल गया था। 8 दफ़ा हो कमरे में जा। चाची ने इसे पकड़कर चारपाई से नीचे धकेल दिया। वो पहले चाची को देखती रही, फिर दुपट्टा सर पे टकाकर बाहर चली गई। बोलो क्या मुसीबत है? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? बाई माँ सीने पर हाथ बांधकर सख्ती से बोली। वो सामने रखी कुर्सी पे टांग पर टांग धरे बैठा था। अमीर तो नहीं, पर वो गरीब भी नहीं लग रहा था। अच्छी खासी पैंट शर्ट पहन रखी थी इसने। छिच छिच, बाओ बाओ, तुम इतना क्यों न करती हो? अपनी असलियत क्यों भूल जाती हो? चनदू इसके पास आकर दानत पेस के बोला। बाई माँ का जो थोड़ी देर पहले वाला सुकून था, बेसुकूनी में बदल गया था, और शर्मिंदगी का एहसास चेहरे पर आ गया था। डर भी था और गुस्सा भी, इसके अलावा भी बहुत कुछ था। क्या हुआ? बाओ ये दुपट्टा। चनदू ने इसके सर से दुपट्टा खींच दिया। तुम पे सूट नहीं करता, ये पहनूं और तैयार हो जाओ, बाहर जा रहे ही तुम्हारे आशिक ने कॉल की थी। चनदू ने इसकी तरफ एक गुफट पैक फेंका। कसे बगैरत और कमीने इंसान हो अपनी मंगेतर को। छिच, बाईमा ने दानत पेश कर काट खाने वाले अंदाज में कहा।
जैसी तो वैसा मैं, अब ड्रामे बंद कर और तैयार हो जा, नहीं तो याद है ना मैं क्या कर सकता हूँ, चनदू ने धमकी आमेज अंदाज में कहा। तो बाइमा नफी में सर हिलाकर चली गई। वो डर गई थी और चनदू इसका इंतजार करने लगा। बाइमा थोड़ी देर बाद इसका दिया हुआ ड्रेस पहनकर बाहर आ गई। खोले गले वाली शर्ट जो घुटनों से बहुत ऊपर थी, इसके बाजू गायब थे। बालों को इसने इंची पोनी की हुई थी। चनदू आठ के खड़ा हो गया और सीटी बजाने वाले अंदाज में हूँ सक्रे चाची को जाने का इशारा करके वो बाहर बढ़ गया। बाहमा भी इसके साथ बाहर चली गई। बाहर एक गाड़ी खड़ी थी, वो इसमें बैठ गई। चनदू भी इसके साथ बैठ गया। इसको डर था पर किस बात का, इसे दिख था पर किस बात का। मेरे अल्लाह, अगर तेरा कोई वजूद है ना तो मुझे अपने पास बल्ला ले आ, इन गुनाहों से निजात दे दे। इसने बस एक दुआ मांगी थी। गाड़ी बहुत बड़े रेस्टोरेंट के सामने रुक गई। वो चुपचाप उतर कर अंदर की तरफ बढ़ गई। रेस्टोरेंट के अंदर का माहौल बहुत खुशगवार था। वो चलती हुई सोफे पर जा बैठी। इसके सामने कोई और भी मौजूद था जिसकी मूंछों के नीचे दबे होंठों पर मुस्कुराहट थी। बाइमा ने इसे एक नज़र देखा और नज़रें झुकाकर बैठ गई। लो भाई, मीर मी ने अपना वदा पूरा किया, अब तुम भी करो। चनदू सोफे पर गिरते हुए बोला। हाँ याद है जनाब। मीर ने जेब में हाथ डालकर बहुत सारा नोट इसके हाथ में थमा दिया। चनदू की आंखों में चमक आ गई थी। बाइमा ने इसे नफरत से घोरा। चलो बाओ। मीर ने हाथ इसके सामने कर दिया। बाइमा ने मिना दूसरी तरफ कर लिया। मीर तुम चलो, मी बाओ को लेकर आता हूँ। चनदू ने बाइमा को गुस्से से घोरा। मीर सर हिलाकर चला गया। मेरे साथ चलो। चनदू ने बाइमा का हाथ पकड़कर इतना जोर से दबाया कि वो कहरा कर रह गई। वो इसे एक कमरे की तरफ ले गया। तुम ज्यादा नखरे ना दिखाओ और चुप करके मीर के पास जाओ, जो वो कहता है चुपचाप करो, समझी तुम। चनदू ने इसके कांधों से दबाया कि चनदू की उंगलियां बाइमा के कोमल कांधों में फंस गई। शर्म करो। आह, मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ, कुछ तो लिहाज करो हमारे रिश्ते का। बाइमा की आंखों में गुस्सा उमड़ आया था। खिड़की के पास खड़ा इंसान इनकी बातें सुन रहा था। इसका बस नहीं चल रहा था बाहर जाकर चनदू को दो लगा दे। हा 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 हा, ये तमाम पहले सोचना चाहा था। और मंगेतर हो, बीवी तो नहीं हो। जब बन गई तब तुम्हें किसी दूसरे के पास नहीं जाने दूंगा। अभी जाओ, मंगेतर की बात नहीं मानूंगी। खुद भी इंजॉय करो, मुझे भी करवाओ, अपने घर वालों को भी इंजॉय करवाओ। चनदू ने इसके बालों को खोलकर एक तरफ कर दिया। बाइमा ने आंखें बंद कर ली ताकि वो गायब हो जाए, पर हकीकत कहाँ बदलती है। नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें, पर तुम्हें कुछ क्यों करूं, और जो मैं कर सकता हूं वो तुम जानती हो। चनदू ने धमकी दी थी। बाइमा की आंखों में डर की लहर दौड़ गई। चनदू ने इसे जोर से धक्का दिया। बाइमा का सर दीवार में जा लगा। अगर पीछे दीवार ना होती तो गिर जाती। आह, बाइमा सर पकड़कर बैठ गई थी। खिड़की में खड़े साकिब ने इसका मिना नहीं देखा था। क्या हो गया है हमारे मुल्क को, मासूम औरतों के साथ ज़ुल्म किया जा रहा है। साकिब बेड पर बैठ गया। वो वहाँ किसी मीटिंग के लिए आया था, पर क्लाइंट थोड़ा लेट हो गए थे, जिस वजह से वो कमरे में आराम की खातिर चला गया था। थोड़ी देर बाद बाहर एक अजीब सा शोर मचा था। वो समझने से कासिर था। इतने में इसके दरवाजे पर दस्तक हुई तो इसने दरवाज़ा खोल दिया। बाहर कुछ पुलिस वाले खड़े थे। क्या हुआ आप लोग यहाँ? साकिब एक तरफ होकर बोला। हमने सुना है यहाँ कुछ लोग गलत इरादों के साथ आते हैं और औरतों को बेचा भी जाता है। ऐसे बहुत सारा गलत काम इस होटल में हो रहे हैं। ये कमरा रहने दो। सॉरी मिस्टर रंधावा। नहीं, आप लोग अपना काम करें, कोई मसला नहीं है। साकिब ने कमरे की तरफ इशारा किया। दो पुलिस के नौजवान अंदर चले गए और फिर थोड़ी देर बाद निकल आए। नफ़ी में सर हिलाकर एक तरफ बढ़ गए। इंस्पेक्टर ने साकिब के साथ हाथ मिलाया और खुद भी चला गया। साकिब दरवाज़ा बंद करके बेड पर बैठ गया। हाँ नो, वो लड़की और किसी का तो पता नहीं, पर वो तो बेकसूर है ना, इसे बचाना चाहे। साकिब के दिल की आवाज़ थी ये। वो उठकर साइड टेबल से नज़र का चश्मा लगा करावर अपना कोट उठा कर बाहर चला गया। कुछ लोग आराम से बैठे थे तो कुछ लोग भाग रहे थे। मुझे कैसे पता चलेगा वो कहाँ होगी? साकिब ने खुद से सवाल किया और पिछली तरफ चला गया। हर खड़ी से वो अंदर देखने की कोशिश करने लगा। आखिरी कमरे में से किसी की आवाज़ें सुनाई दी।
भारी मर्दानी आवाज में कोई सख्ती से चला रहा था और एक बारीक आवाज थी जो इल्तिजा कर रही थी। साकिब ने खिड़की के शीशे से अंदर देखा तो वो वही लड़की थी, अभी भी इसकी पीठ नजर आ रही थी। काली और पेपसी रंग की छोटी सी शर्ट में मलबूस थी। बाल बहुत लंबे तो नहीं थे, जो थे कमर से ऊपर थे। वो बहुत परेशान थी, ये साकिब ने इसकी हरकत से महसूस किया। वो बार बार सर पकड़ रही थी। कुछ सेकंड्स के बाद मीर चला गया। बाइमा जमीन पर गिर गई। साकिब पहले कुछ पल सोचता रहा और फिर खिड़की खोलने की कोशिश करने लगा। खिड़की खोली नहीं तो इसने सर पकड़ लिया। अब क्या करूं? एक बेकसूर को बदनाम नहीं होने दे सकता हूं। जो अपने दिल से ऐसे घटिया काम करते हैं इन्हीं सजा मिलनी चाहे, इसने सोचा और एक झटके से शीशे पे मुक्का मार दिया। शीशा टूटने की आवाज पर बाइमा चौंक गई। मुड़ कर देखने ही लगी थी कि सामने कद आदम आईने में साकिब का चेहरा देखा। इसका दिल धड़कने लगा। वो रोना भूल के साकिब को देखने लगी, जो बड़े आराम से खिड़की से अंदर आ रहा था। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? वो चारों तरफ कुछ ढूंढने लगी जिससे वो मीना छुपा ले, पर कुछ ना मिला। ये ले और जल्दी चलें, यहाँ आपको खतरा है। मैं आपको नहीं जानता, पर आपकी और आपके मंगेतर की बातें सुनी थी, इसलिए मैं इंसानियत के नाते आपको बचाने आया हूँ। साकिब ने इसकी तरफ नहीं देखा। बाइमा ने कॉर्ड पकड़ लिया। इंसानियत के नाते? बाइमा ने बेबसी से साकिब को देखा, जो दूसरी तरफ देख रहा था। वो कॉर्ड को पहनकर आठ खड़ी हुई। दूसरी तरफ मिना करके इस ने अपनी शर्ट पे लगे इजाफी कपड़े को फाड़ लिया और मिना पे निकाब की तरह ओढ़ लिया। हाथों को कॉर्ड की जेबों में डाल लिया, क्योंकि इसके हाथ पर पिटी बांधी हुई थी। साकिब ने एक नज़र इस पे डाली और खिड़की से बाहर निकल गया। बाइमा ने पेंसिल हेल पहन रखी थी। वो उतरने लगी जब इसकी हेल पर्दे में अटक गई। ध्यान से वो खिड़की के साथ खड़े साकिब के कांधों पे हाथ रखकर उतर आई। साकिब एक तरफ चलने लगा। ये हेल उतारने आवाज कर रही है, साकिब ने खड़े होकर कहा। बाइमा ने फिर से उतार दी। साकिब ने सर हिला दिया और फिर से चलने लगा। इस ने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और किसी को करने लगा। या अल्लाह, अब ये मेरे साथ क्या करेगा? इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं सोच सकी। इसने जिसको भी कॉल की थी, पर थोड़ी देर बाद लाइट चली गई थी। मैं जैसा कहता हूँ आप वैसा ही करें, मेरा हाथ पकड़ी और कोई आवाज़ नहीं करनी। साकिब ने अंधेरे में अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ा दिया। क्यों? मैं ऐसा क्यों करूं? क्यों इस इंसान पे यकीन करूं? बाइमा सोचने लगी। पर पहले कौन सा मेरी इज्जत बाकी है, जो अब खराब हो गई? तो वो कुछ और सोचती साकिब बोल पड़ा। मुझे होटल का पिछला रास्ता मालूम है, जो कि आपको मालूम नहीं है, और लाइट भी मैंने बंद करवाई है ताकि इस तरफ कोई मुतवज्जे ना हो। उसी लिए बोला है हाथ थामने को। चलें, फिर आप मेरे पीछे पीछे चलती रहीं। साकिब ने तफसील से बात बता दी और चलने लगा। बाइमा कुफर से अपनी गलत सोच पे पछतावा हुआ। वो भागकर साकिब को अंधेरे में ढूंढने लगी। इसका हाथ साकिब के कंधे पर गया था। आहिस्ता आहिस्ता इसने हाथ साकिब के हाथ में दे दिया। साकिब तेज तेज कदम बढ़ाता पिछले गेट को अबूर कर गया और पार्किंग एरिया में जाकर अपनी गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलकर बाइमा को अंदर बैठा दिया। इंसानियत के नाते मदद करना अच्छी बात है, पर किसी के जज्बात के साथ खेलना बहुत बुरी और घटिया बात है। तुमने बहुत बुरा किया था मेरे साथ। आज अगर मेरी ये हालत है तो इसके ज़मींदार तुम हो। साकिब रंधावा, मैं कैसे मुआफ़ करूं तुम्हें? तुम सब अमीर एक जैसे होते हो, इस मदद के पीछे भी तुम्हारा कोई मतलब होगा। बाइमा ने बैकमरर में साकिब के हसीन चेहरे को देख कर तल्खी से सोचा। बहुत सी यादें इसके ज़हन में आने लगी थी। आपका घर किस तरफ है? साकिब की आवाज़ ने इसे ख्वाबों की वादी से निकाल लिया। वो इसको नहीं देख रहा था। घर को देखकर क्या करोगे? मुझ पे तरस खाओगे या ज़्यादा से ज़्यादा मुझे अपनी रखील बनाने के बारे में सोचोगे? हा 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 हा, वो सोचकर खुद पे हंस दी। इसका बस नहीं चल रहा था कि साकिब को जान से मार दे। आवाज़ तब्दील करके इसने घर का रास्ता बताया। साकिब ने बैकमरर में देखा तो वो नज़रें झुका गई। वो इसे इसके घर उतार के फिर से होटल वापस गया था। वहाँ अभी भी शोर था। लाइट आ चुकी थी, क्योंकि इसने सिर्फ 10 मिनट के लिए बंद करवाई थी। साकिब को बहुत सुकून मिला था किसी की मदद करके। वो खुश था कि कई जिंदगियां बर्बाद होने से इसने बचा ली। अगर
دنیا کے سامنے وہ لڑکی آتی تو شاید اس کے گھر والے اپنی جان دے دیتے۔ ثاقب کو اس لڑکی پہ ترس آیا تھا۔